चलिए अब हम देखते हैं गति का द्वितीय नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेग। पिछले वीडियो में हमने वेग को देखा था। क्या था वेग? कि एक निश्चित दिशा में, इकाई समय में एक निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है, जितनी दूरी तय की जाती है उसे हमने कहा था वेग। ठीक है, अब बात आती है संवेग की। संवेग को हम जानते हैं क्योंकि संवेग की आवश्यकता हमें गति के दूसरे नियम में पढ़ने वाली है। क्या होता है यह संवेग? संवेग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो वेग है ना, वेग तो शामिल है ही इसमें, लेकिन यहाँ पे सम का मतलब यहाँ पर है सहती। और सहती किसे कहते हैं हम? द्रव्यमान को। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? m से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो संवेग होता है, इस संवेग को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? p से। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को ही कहा जाता है क्या? संवेग। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को कहते हैं हम क्या? संवेग। यह संवेग भी एक कैसी राशि है? तो यह भी एक सदिश राशि है। ठीक है, अगर इसके एसआई मात्रक की हम बात करें तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान की यदि हम बात करें तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है संवेग का एसआई मात्रक। क्या होता है संवेग? हमने देख लिया, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। अब आ जाते हैं हम गति के दूसरे नियम पर। क्या कहता है गति का दूसरा नियम? तो गति का जो दूसरा नियम है वह कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन को हम डेल से प्रदर्शित करते हैं, और परिवर्तन की दर मतलब t के सापेक्ष। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह कहता है क्या? गति का दूसरा नियम। क्या मतलब? अगर आपको किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे? उस पर आपको बल आरोपित करना है। जितना बल आप उस पर लगाएंगे उतना अधिक उसके संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब यह परिवर्तन किस दिशा में होगा? तो जिस दिशा में आप बल लगाते हैं उसी दिशा में यह परिवर्तन होगा। संवेग में जो परिवर्तन होगा यह किस दिशा में होगा? तो जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसी दिशा में यह संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, यही कहता है हमारा गति का दूसरा नियम। अब इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो क्या होता है? संवेग को हमने देख लिया कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम कहते हैं क्या? संवेग। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हमने ले ली है क्रिकेट बॉल ले ली, और ये हमने एक ले ली टेनिस बॉल। ठीक है, दोनों का वेग क्या है? समान है। दोनों का वेग क्या है? एक जैसा है। लेकिन हम जानते हैं कि जो क्रिकेट बॉल है उसका द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा, और जो टेनिस बॉल है उसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा। अब दोनों समान वेग से आ रही है तो कौन सी बॉल को हम आसानी से कैच कर पाएंगे? निश्चित रूप से हम टेनिस बॉल को आसानी से कैच कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका संवेग क्या है? कम है। संवेग कम हो गया इसलिए हमें चोट लगने की जो समस्या थी वह खत्म हो जाती है। मतलब इसमें चोट लगने की संभावना कम रहेगी, यहाँ पर चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका संवेग अधिक है। एक और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्रिकेटर क्या करते हैं? जब वह बॉल को कैच करते हैं तो कैच करते समय क्या करते हैं? अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। पीछे खींच लिया उन्होंने अपने हाथ को। क्यों खींचा? इसलिए वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि आती हुई जो बॉल है उसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर वेग कम हुआ तो संवेग भी क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। संवेग कम होने से हाथ में चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है, या तो फिर चोट लगती ही नहीं है, बड़ी आसानी से वह कैच क्या कर लेते हैं, बॉल को कर लेते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखें। क्योंकि उदाहरण से ही परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक कील है, उस कील को हमें अधिक गहराई तक गाड़ना है, तो हम भारी हथौड़े का उपयोग करें या फिर हल्के हथौड़े का? तो देखिए, हमें कैसे भारी हथौड़े का उपयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर उसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो उसका समवेग भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम उस कील को क्या कर पाएंगे, आसानी से गाड़ पाएंगे। तो यही था क्या हमारा यह गति का दूसरा नियम, कि किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है, वह संवेग में परिवर्तन की जो दर रहती है वह उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और संवेग में जो परिवर्तन होता है वह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में हम बल लगा रहे होते हैं। ठीक है, यह जो गति का नियम है, इसका एक और रूप यदि हम देखें तो इसके एक और रूप की बात करते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर आरोपित बल। अब हमने किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया, किसी वस्तु के ऊपर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस बल की दिशा में, जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उस दिशा में क्या होगा, त्वरण होगा, त्वरण में परिवर्तन होगा। तो उस दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। देखिए एक बार और, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान मतलब कि m, और उस वस्तु के जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं उस दिशा में जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है क्या, यह बल। ठीक है, इस F इक्वल्स टू ma को अब हम क्या करते हैं, सिद्ध करके देखते हैं कि क्या सही में भी ऐसा होता है क्या। तो जी बिल्कुल ऐसा होता है, इसे हम सिद्ध करके देखते हैं। चलिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। क्या है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m। ये वस्तु ले ली हमने, इस वस्तु का द्रव्यमान है m, और इस वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वह है u। ठीक है, इस वस्तु पर हमने F बल लगाया। जैसे ही हमने इस पर F बल लगाया तो इसका वेग हो जाता है क्या, अब v। ठीक है, यह इसका प्रारंभिक वेग था, यह इसका बल लगाने के पश्चात का वेग है जो क्या हो गया है, v हो गया। अगर हम संवेग की बात करते हैं तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग, तो m इंटू u। ठीक है, और द्वितीय संवेग की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, m इंटू v। ठीक है, अब देखिए हम गति के दूसरे नियम का यहां पर उपयोग करेंगे इस F इक्वल्स टू ma को प्रूफ करने के लिए। जो हमने पहले देखा था संवेग के लिए, उसका उपयोग करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, अगर हम संवेग में परिवर्तन यहां से निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। संवेग में परिवर्तन को हम दर्शाएंगे डेल पी से। ठीक है, डेल का मतलब यहां पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। डेल पी से तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग क्या था यहां पर, P1, और अंतिम संवेग क्या था, P2। तो सॉरी, अंतिम संवेग माइनस क्या करा हमने, प्रारंभिक संवेग करा है। ठीक है, अंतिम संवेग का मान क्या था यहां पर, m v, और प्रारंभिक संवेग का मान क्या था, m u। ठीक है, डेल p इक्वल्स टू हो जाएगा, m हम कॉमन निकाल लेंगे, v माइनस u। अब देखिए ये दोनों क्या है, वेग है। अगर हमें सिर्फ वेग में परिवर्तन देखना है तो वेग में परिवर्तन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल v से। ठीक है, तो डेल v क्या हो जाएगा, v माइनस u, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अब यहां पर हम डेल p इक्वल्स टू m और v माइनस u को क्या लिख देंगे, हम डेल v लिख देंगे। ये लिख दिया हमने डेल v। ठीक है,
गति के दूसरे नियम से हम क्या जानते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह हम गति के दूसरे नियम से जानते हैं। ठीक है, तो F इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T। ठीक है, यहां पर हम डेल P की वैल्यू अब रख देंगे। ठीक है, F इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू डेल P की वैल्यू क्या रखेंगे, m डेल V अपॉन यह डेल T जो है ऐसे ही रख दिया। अब हम जानते हैं त्वरण को कि त्वरण क्या होता है। तो हमने देखा था कि वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं क्या, त्वरण। और त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को ही हमने कहा था क्या, त्वरण, और इस त्वरण को हमने a से प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो F इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m इस डेल V अपॉन डेल T की वैल्यू हम क्या रख देंगे, अब a रख देंगे। तो यह हो गया क्या हमारा, F इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू ma। जब हम प्रोपोर्शनल टू को हटाते हैं तो हम एक नियतांक लगाते हैं k। ठीक है, क्या लगाते हैं, एक नियतांक k। लेकिन SI पद्धति में इस k का जो मान होता है वह होता है क्या, 1, k इक्वल्स टू 1। यहां पर जब हम k इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है F इक्वल टू ma, और यही हमें सिद्ध करना था, F इक्वल्स टू ma, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही था क्या हमारा गति का दूसरा नियम। तो दोनों तरीके से हमने गति के दूसरे नियम को देख लिया। अब आता है अगला हमारा क्या, गति का तीसरा नियम। गति का जो तीसरा नियम है वह तो बहुत ही आसान है। क्या है, गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्या कहता है गति का तीसरा नियम, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। कैसे, कुछ एग्जाम्पल है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल। सबसे पहला एग्जाम्पल यदि हम देखें तो कुएं वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। कौन सा, कि यदि हम किसी कुएं में से रस्सी से बाल्टी खींच रहे होते हैं और मान लीजिए वह रस्सी टूट जाती है। जैसे ही रस्सी टूटती है तो बाल्टी तो अंदर की ओर गिरती ही है, साथ ही साथ हम भी पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो क्यों गिरे, क्योंकि जितना बल नीचे की ओर लगा उतना ही बल विपरीत भी लग जाता है, तो हम भी पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल यदि हम देखें तो मान लीजिए बहुत अधिक ऊंचाई से हम गिरे। ठीक है, बहुत ऊंचाई से जब हम गिरते हैं तो हमें क्या हो जाता है, चोट लग जाती है। चोट क्यों लगी, चोट इसलिए लगती है क्योंकि जब हम ऊपर से गिरते हैं तो हम ऊपर से गिरे तो हमने बल लगाया, तो निश्चित रूप से गति के तीसरे नियम से नीचे से भी वह उतना ही बल लगेगा। तो जब हम विपरीत प्रतिक्रिया होती है उतना ही बल लगता है, तो हमें क्या हो जाता है, चोट लग जाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें तो जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो जब गोली आगे की ओर चलती है तो हमें क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। क्या होता है, पीछे की ओर हमें झटका लगता है।